करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारी गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानियों में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है लाचार बुढ़ापा। चाय का प्याला हाथ में लिए सुमन किचन से बाहर निकल रही थी। तभी अपनी सास इमरती जी को देख गुस्से से बोली, ए बुढ़िया, यह इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके किसे दिखा रही है? ऐसे घूर रही है जैसे मुझे अभी कच्चा ही चबा जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले तक तुझे उठा नहीं जा रहा था, अब तुझ में इतनी ताकत आ गई कि तू मुझे आंखें बड़ी करके तेवर दिखा रही है। और यह बीमार होने की नौटंकी मेरे आगे नहीं चलेगी। इमरती जी बहू के आगे गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर बोली, बहू, आज उन लोगों से मना कर दो। आज मेरे शरीर में काम करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है। अच्छा, अब जबान भी चलने लगी है तेरी? हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? और जो मैंने 8 से 10 लोगों से एडवांस पेमेंट लिया है, उसे क्या तेरा मरा हुआ स्वर्गवासी पति चुकाएगा? ठीक है, मत जा। एक काम कर, अपने गले में ये सोने की चैन पहने रहती है ना, इसे मुझे दे दे। इसे बेचकर उन लोगों के पैसे चुका दूंगी और तेरे को तीर्थ यात्रा के लिए भी भेज दूंगी। बहू की ऐसी जली कटी बातें सुनकर आंखों में आंसू लिए इमरती जी बोली, नहीं बहू, ये मेरे पति की पहली और आखिरी निशानी है मेरे पास। शादी की पहली रात को ये इन्होंने मुझे तोहफे में दी थी। यह चैन मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। इसे जब भी देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे पवन के पिताजी मेरे ही साथ हैं। इसे मेरे शरीर से अलग मत करो। कहते कहते इमरती जी बहू के पैरों में पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। सुमन ने गुस्से में जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके गाल पे जोरदार तमाचा पड़ा। सुमन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ के साथ ऐसी बदतमीज़ी करने की? आखिर मेरी माँ ने तुम्हारे पैरों में गिरकर क्या कर रही थी? सुमन पवन को देखकर अचानक से चौंक गई। इमरती जी पर चिल्लाते चिल्लाते उसने ध्यान ही नहीं दिया कि शाम के 6 बज चुके थे और पवन के ऑफिस से आने का वक्त हो गया था। और पवन ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। फिर तो घर में भूचाल ही आ गया। सुमन, आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। औरत के नाम पर धब्बा हो तुम। अरे, अपनी माँ समान सास के संग तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सारे काम करने की? अरे, तुम जैसी बहू और बीवी को तो भगवान किसी को भी ना मिले। अरे, औरत तो ममता का रूप होती है और तुम एक औरत होकर दूसरी औरत के संग जाती कर रही हो। उनकी हालत तो देखो। जिस उम्र में तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए, उस उम्र में तुम थोड़े से पैसों की लालच में मेरी माँ से लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तनों का काम करा रही हो। छी छी, कितनी नीच औरत हो तुम। तुम्हें तो मुझे अपनी पत्नी कहने में भी शर्म आ रही है। कहीं डूब मरो जाकर। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। देखना, तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हें एक दिन ज़रूर मिलेगी और उस दिन तुम बहुत पछताओगे। तभी सुमन पवन को चुप कराते हुए बोली, आज तो मैं तुम्हें अपने अपमान के लिए माफ़ कर रही हूँ, लेकिन आगे से मेरे संग ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना। अरे, कौन सा मैं तुम्हारी माँ से भीख मंगवा रही थी? अरे, घर के काम तो वे करती ही हैं, तो 4 पैसे लोगों के घरों में काम करके कमा लेंगी तो कौन सा उनके हाथ पैर घिस जाएंगे? अरे, 4 पैसे घर में ही आएंगे और तुम्हारी ही मदद होगी ना। अरे, मैं तो तुम्हारा भला सोचकर ये सब कुछ कर रही थी। कमाने वाले तुम अकेले हो और खाने वाले इतने सारे लोग। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। ऊपर से तुम्हारी माँ की दवाइयाँ कितनी महंगी महंगी आती हैं, कुछ पता भी है तुम्हें? अरे, तुम तो मेरे हाथ में महीने के 20,000 रुपये रख देते हो और कहते हो इन पैसों से घर चलाओ। अरे, घर कैसे चलाता है मुझसे पूछो। तभी पवन गुस्से में बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो गलती कर रही हो, ऊपर से गलतियों को ढकने के लिए सफाई दे रही हो। अरे, तुम अपने फालतू खर्चों को कम क्यों नहीं कर सकती? और तुम्हारे शौक पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी माँ क्यों उठाए? इतना ही ज़्यादा तुम्हें पैसों का लालच था तो तुम क्यों नहीं चली गई दूसरों के घरों पे काम करने के लिए? अरे, जो औरत अपने घर में काम नहीं कर सकती, वे क्या दूसरों के घरों में काम करेगी? अरे, कम से कम तुम्हें मेरी इज्जत की तो परवाह नहीं थी, लेकिन अपनी इज्जत की तो परवाह कर लेती। कभी सोचा है अपनी सास को दूसरों के घरों में काम करने के लिए भेजोगी तो लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन तुम्हें तो बस पैसों के आगे कुछ नज़र नहीं आता। हे भगवान, मुझे कहाँ फंसा दिया। यह औरत ना तो एक अच्छी पत्नी बन पाई और ना ही एक अच्छी बहू। तुम देखना सुमन, बड़े होकर हमारे बच्चे भी
तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। वह जैसा अपनी माँ को करते हुए देखेंगे तुम्हारे संग वैसा ही करेंगे। कम से कम अपने बच्चों के लिए ही सुधर जाओ। तभी सुमन बोली, बुढ़ापा किसने देखा है, अभी तो जिंदगी मिली है, उसे तो आराम से जी लो। और तुम पवन, कब तक दिखावे की जिंदगी जीते रहोगे? अरे 4 पैसे जब घर में आ रहे हैं तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? और जब सासू माँ को कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? ये घर में पड़े पड़े उनका शरीर में हजारों बीमारियां लग जाती। शुक्र मनाओ मेरा जो मैं उन्हें बीमारियों से बचा रही हूँ। सुमन की बातें सुनकर पवन को और भी तेज गुस्सा आने लगा और वह अपना हाथ सुमन के ऊपर उठाते उठाते रुक गया और कहने लगा, सुमन, आज आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी माँ से दूर रहो और खबरदार जो मेरी माँ को किसी के काम करने के लिए भेजा। अब मेरी माँ इस घर से मेरे बिना एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी। अगर तुमने दोबारा कुछ भी ऐसा किया तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ सुमन, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर ना तो बच्चों का सोचूंगा और ना ही तुम्हारा। फिर रहना अकेले बिना बच्चों के और बिना पति के। फिर कैसे करोगी अपने इस मौज को पूरे? तभी सुमन भड़कते हुए बोली, हाँ, तुम और तुम्हारी माँ तो यही चाहते हैं कि तुम दोनों को मुझसे छुटकारा मिल जाए और इस घर में अपना राज चला पाओ। और सासू माँ, अब तो आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी मेरे हंसते खेलते घर में आग लगाकर। पर देखना, आप लोगों की मुराद मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। तभी सुमन पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। पवन ने अपनी माँ को कसकर गले से लगा लिया। इमरती देवी जी की आंखों में आंसू लिए बस रोए जा रही थी। पवन उनकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, माँ, क्या आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं था? फिर क्यों आप सुमन के अत्याचारों को सहन कर रही थी? आप ही ने तो मुझे बचपन में सिखाया था कि अन्याय करना बुरी बात होती है। तो क्या माँ, अन्याय सहना बुरी बात नहीं होती है? बेटी की बातों ने इमरती जी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और इमरती जी अपने बेटे के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी पवन ने कहा, माँ, आपको मेरी कसम, आज आपको मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। आखिर यह सब कुछ कब से चल रहा है? तभी इमरती जी रूंधे गले से बोली, बेटा, आज से करीब 6 महीने पहले की बात है। तुमसे बोला था कि मुझे अपनी सहेली यमुना के साथ केदारनाथ की यात्रा करने के लिए जाना है। तो तुमने उस वक्त कहा था, माँ, इस महीने मुझे घर के लोन की किस्त भरनी है, मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं पैसों का इंतजाम करके आपको यमुना चाची जी के संग केदारनाथ की यात्रा के लिए जरूर भेज दूंगा। याद है ना तुम्हें? पवन बोला, हाँ माँ, मुझे याद है। फिर माँ, आपने इस बारे में कभी कोई बात ही नहीं की, तो मुझे लगा आप अपनी सेहत के चलते शायद जाने का इरादा बदल दिया है। और काम के चक्कर में मेरे दिमाग से भी निकल गया कि मैं आपसे पूछूं। तभी इमरती जी अपने बेटे की बात को काटते हुए बोली, बेटा। तभी बहू एक रोज मेरे पास आई और बोली, मम्मी जी, घर के खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, क्यों ना घर में काम करने वाली कामवाली को हटा देते हैं, इससे कुछ पैसे भी बच जाएंगे और हम दोनों मिलकर घर का सारा काम कर लिया करेंगे। इमरती जी को अपनी बहू की यह बात सही लगी तो उन्होंने भी कहा, हाँ बहू, क्यों नहीं, वैसे भी मैं तो घर में दिन भर खाली ही बैठी रहती हूँ। तभी सुमन बोली, मम्मी जी, मैंने सुना है आपको केदारनाथ की यात्रा के लिए जाना है। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं आपके बेटे के आगे कभी मुंह नहीं खोलूँगी और आपको केदारनाथ की यात्रा का खर्चा भी खुद उठा पाओगी। इमरती जी ने बेटे के लिए बहू से वादा कर दिया, पर उन्हें क्या मालूम था कि उनकी बहू के दिमाग में क्या चल रहा है। एक दिन जब इमरती जी बर्तन मांज रही थी तब पवन ने देखा और कहा, माँ, आप क्यों बर्तन मांज रही हो? आज क्या काम वाली बाई नहीं आई है? और नहीं भी आई है तो आप क्यों मांज रही हो? सुमन मांज लेगी। तभी इमरती जी बोली, हाँ ने कहा, बेटा, बहू ने काम वाली को निकाल दिया है, वह ऐसे ही गंदे झूठे बर्तन छोड़ जाती थी, फालतू में पैसे बर्बाद हो रहे थे और झूठे गंदे बर्तनों में खाना खाने की वजह से बच्चों की सेहत पर भी असर हो रहा था, इसलिए बहू ने उसे काम से निकाल दिया है। पवन ने अपनी माँ की फिक्र जताई तो इमरती जी ने कहा, बेटा, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है और फिर घर के थोड़े बहुत काम करने में मेरी हाथ पैर ही चलते रहेंगे और बेचारी बहू अकेले कितना काम करेगी। तुम यह घर की परेशानी हम पर छोड़ दो
हम दोनों सास बहू आराम से निपट लेंगे, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। पवन को अपनी माँ की बातों पर विश्वास हो गया और वह वहाँ से चला गया। करीब 1 महीने बाद सुमन ने अपने घर में अपनी बर्थडे पार्टी रखी थी। उसकी सहेलियों ने उसकी सास को बर्थडे पार्टी में काम करते हुए देखा तो उनकी बहुत तारीफ की। चालबाज सुमन के दिमाग में एक आइडिया सूझा। उसने अपनी सहेलियों से कहा, अगर तुम्हें भी अपने घर की पार्टियों में ऐसा ही खाना और ऐसा ही काम चाहिए तो उसके लिए पैसे खर्च करने होंगे। इतनी अच्छा खाना बनाने वाली और काम करने वाली उन्हें कहाँ मिलती। सुमन की सारी सहेलियों ने हामी भर ली। 2-3 दिनों के बाद जब इमरती जी रसोई में काम कर रही थी तो सुमन उनके पास गई और बोली, मम्मी जी आप जाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए, यह सारा काम मैं कर लूँगी। सुबह से आप काम करते करते थक गई होंगी। बहू के मुँह से ऐसी बातें सुनकर इमरती जी खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थीं, जबकि लगभग रसोई का सारा काम हो चुका था। थोड़ी देर बाद सुमन उन्हें एक गिलास दूध देते हुए बोली, लीजिए मम्मी जी, इसे फटाफट से पी लीजिए, इससे आपको ताकत मिलेगी। सुबह से काम करते करते आप थक गई होंगी, थोड़ा अपना भी ख्याल रखा करिए, जब देखो बस काम में ही लगी रहती हो। तभी इमरती जी बोली, बहू तुम जैसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई। आज ही ज़माने में ऐसी बहू कहाँ मिलती है, और उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगी। तभी सुमन मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी उस दिन जो मेरी सहेलियाँ आई थी वह बहुत ही पैसे वाली हैं। 20-30 हज़ार की तो उनके आगे कोई वैल्यू ही नहीं है। उन्हें आपके हाथ का खाना और आपका काम बहुत ही पसंद आया है। आपकी बहुत तारीफ़ कर रही थी। इमरती जी अपनी तारीफ़ सुनते ही मुस्कुराने लगी। फिर सुमन बोली, माँ जी मैं क्या कह रही थी, अपने घर में काम करके हम कितने पैसे ही बचा लेंगे और केदारनाथ की यात्रा के लिए कितने पैसे ही जोड़ लेंगे, तो हमें ऐसा करना चाहिए। तभी इमरती जी बहू की बात को बीच में काटते हुए बोली, लेकिन बहू मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, तो भला मुझे कोई काम कैसे देगा, बस रसोई घर का ही काम आता है। बहू तुम ही बताओ आखिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं। सुमन ने अपनी पूरी योजना इमरती जी के सामने रख दी। उसने कहा, माँ जी अगर आप मेरी सहेलियों के घर जाकर उनके बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए खाना बनाओगी तो वह हमें 15 से 20 हज़ार रुपये देंगी। ऊपर से जो खाना आप बनाओगी वह खाना आपको घर ले जाने के लिए भी देंगी। आपको क्या लगता है यह काम हमें करना चाहिए? एक पल के लिए तो इमरती जी सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू दूसरों के घर पे जाकर खाना बनाना और बाकी के सारे काम करना क्या अच्छा लगेगा? लोग क्या कहेंगे? आज पड़ोसियों को पता चलेगा तो वे हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन बहू तुम्हारी सहेलियों के आगे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ जाएगा? तभी सुमन हंसते हुए बोली, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हो। आजकल तो बड़े बड़े घरों की औरतें भी ऐसे काम कर रही हैं, अपने हाथ का जादू सब जगह बिखेर रही हैं, और इस काम में बुराई ही क्या है मम्मी जी। देखिए अब मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। अच्छा तो छोड़िए, मुझे तो खाना बनाना ठीक से ही नहीं आता, वरना आपकी जगह यह काम मैं कर लेती। मैं तो बस आपको केदारनाथ की यात्रा पर भेजना चाहती हूँ, इसीलिए ये सारी बातें सोच रही थी। आप तो जानती ही हो बेचारे इनके ऊपर अकेले घर की किस्तों की वजह से और कुछ खर्चे उठा ही नहीं पाते हैं। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा कितना होता है, और हर महीने आपकी दवाई का भी खर्चा इनके ऊपर आ जाता है। आखिर बेचारे आपके बेटे के कंधों पर हम कितना बोझ डालेंगे। इतना कहते ही सुमन मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने लगी। इमरती जी बोली, बहू तुम उदास मत हो। अब तुम यह सारी बातें कह रही हो तो तुमने पहले सब कुछ अच्छे से सोच विचार लिया होगा। बहू मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि पवन को इन बातों का पता ना चले, वरना उसे अपनी माँ का इस तरीके से लोगों के घरों में काम करना अच्छा नहीं लगेगा। और मैं अपने बेटे को
कोई दुख नहीं देना चाहती। सुमन हंसकर बोली, हाँ मम्मी जी, आप निश्चित रहिए, आपके बेटे को इस बात की कानो खार खबर नहीं होगी। अंदर ही अंदर सुमन खुशी के मारे उछल रही थी। आखिर उसने जो चाहा था वे पूरा कर लिया। अगले ही दिन उसने इमरती जी को अपनी सहेली के घर भेज दिया और नोट जेब में रख लिए। समय बीतते चला गया। पहले इमरती जी महीने में 1-2 बार किसी के घर जाया करती थी। अब धीरे धीरे सुमन उन्हें छोटी मोटी पार्टियों के लिए भी दूसरों के घरों में भेजने लगी। पहले तो घर के काम, फिर बाहर के काम करते करते धीरे धीरे इमरती जी की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। उम्र के इस पड़ाव पर इतना काम करने की वजह से उनके चेहरे पर थकावट साफ साफ दिखाई दे रही थी। पर सुमन को इस बात से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बस नोट गिनने में लगी हुई थी। कभी कभी तो इमरती जी की एक दिन में 2-2 जगह पर काम करने के लिए भेज दिया करती थी। ऐसा ही चलते चलते लगभग 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन इमरती जी अपने कमरे से बाहर आ रही थीं। तभी उन्हें अचानक से चक्कर आने लगे। तभी पवन ने उनको थाम लिया था और इमरती जी को कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, माँ, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आपका चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों लग रहा है? लगता है आप अपने खाने पीने का ठीक से ध्यान नहीं दे रही हैं। चलिए जल्दी से, मैं आपका डॉक्टर से चेकअप करवा देता हूँ। क्या ज़रूरत है आपको इस उम्र में घर का इतना सारा काम करने की? कितनी बार मना किया मैंने आपसे, इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए। और आप है कि पूरे दिन किचन में लगी रहती हैं। अरे एक काम वाली सही से काम नहीं कर रही थी तो दूसरी रख लेते। क्या ज़रूरत है आपके माँ काम करने की? तभी पवन सुमन को आवाज़ लगाता है, सुमन, ओ सुमन। तभी सुमन कमरे से बाहर निकली और बोली, क्या हुआ? कोई चोर घुस गया क्या घर में, जो इतनी तेज तेज आवाज़ लगा रहे हो? अरे पूरे दिन घर का काम करने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए आराम करने आ गई थी। तभी अभी तो आपके ऑफिस जाने का टाइम है, फिर आप घर में इस समय क्या कर रहे हो? तभी पवन बोला, माँ की हालत देख रही हो, अभी अभी चक्कर खाकर गिर जाती अगर मैंने इन्हें समय पर पकड़ा नहीं होता। अरे घर में एक काम वाली क्यों नहीं रख लेती हो? माँ को इस उम्र में आराम करने दो। अगर तुम्हें काम वाली का काम पसंद नहीं आता तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेती घर के पूरे सारे काम? तभी सुमन भड़कते हुए बोली, तो आप ऐसे कह रहे हो जैसे घर के सारे काम आपकी माँ ही करती है। मैं तो बस दिन भर बैठे बैठे बिस्तर ही तोड़ती रहती हूँ। अरे इतनी सी बात के लिए आपने मेरी नींद खराब कर दी। अब आपकी वजह से मुझे सर दर्द की दवाई लेनी पड़ेगी। और क्या हुआ है? आपकी माँ को भली चंगी तो दिख रही है। अरे अभी सोकर उठी है तो शायद इसीलिए पैर लड़खड़ा गए होंगे। अभी थोड़ा सा चाय नाश्ता करेंगी तो देखना एकदम ठीक हो जाएंगी। फिर सुमन सबके लिए चाय बना कर दी। पवन बोला, क्या बात है, आजकल घर में ये कैसा खाना खाया जा रहा है? पहले तो कभी कभी ऐसा खाना बनता था, पर आजकल हर रोज़ ही दूसरे तीसरे दिन ऐसा लगता है जैसे किसी शादी पार्टी का खाना खा रहे हों। सुमन, तुम ऐसा खाना रोज़ रोज़ क्यों बनाती हो? तुम्हें पता है माँ को सादा और सिंपल खाना खाना पसंद है, और अगर तुम्हें ऐसा खाना बनाना ही है तो माँ के लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना दिया करो। तुम्हारे इस रोज़ रोज़ के खाने से अगर माँ बीमार पड़ गई तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। फिर पवन ने अपनी माँ को अच्छे से चाय नाश्ता कराया और समझाकर ऑफिस के लिए निकल गया। कमजोरी और थकान की वजह से दूसरे दिन इमरती जी को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। शाम को जब अपने कमरे में आराम कर रही थी तो सुमन उनके पास आई और दूध का गिलास हाथ में पकड़ाते हुए बोली, मम्मी जी, दूध पी के थोड़ी सी हिम्मत आ जाएगी। कल रोहिणी के घर में देवी जागरण है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो केदारनाथ की यात्रा तो हो गई। इमरती जी बोली, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। खड़े होते ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं तो दूसरों के घर जाकर काम कैसे करूँगी? अगर मेरी तबीयत ही खराब रहेगी तो मैं यात्रा पर भी कैसे जाऊंगी? बल्कि मैं तो यात्रा की जगह अस्पताल ही पहुंच जाऊंगी। तभी सुमन गुस्से में भड़कते हुए बोली, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। मैंने रोहिणी से एडवांस ले लिया है और आपके खाने की तारीफ़ की है, वह अलग। आपके चक्कर में मेरी तो इज्जत की धज्जियाँ ही उड़ जाएंगी।
अब तो कुछ भी हो जाए, आपको जाकर वहाँ पर खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और आपको तो मैंने दोनों टाइम खाना समय समय पर देती हूँ और दूध भी देती हूँ, फिर भी बीमार कैसे पड़ जाती हो आप? अरे घर के तो सारे काम मैं ही करती हूँ, तो कम से कम 2 पैसे कमाने के लिए बाहर के काम तो कर लिया कीजिए। मैंने तो सोचा था काम शुरू हो जाएगा तो कम से कम 2 पैसे आने से कुछ तो फ़ायदा होगा, वरना आपके यहाँ रहने का फ़ायदा ही क्या? अरे बैठे बैठे क्या मैं आपको मुफ्त की रोटियाँ ही खिलाती रहूँगी? आपके पति क्या पैसों का खजाना छोड़ कर गए हैं जो आपको रोटियाँ भी खिलाऊँ और आपके ऊपर से हर महीने दवाइयों में पैसे खर्चा करूँ? अरे मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काट रखा है? सीधे सीधे काम पर लग जाओ, मुझे कोई भी नौटंकी नहीं चाहिए। बहू के मुंह से ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर इमरती जी का आज पहली बार पूरी तरह दिल टूट चुका था। जितना दर्द शायद उन्हें अपने पति के जाने का नहीं हुआ था, आज उससे भी ज़्यादा दर्द उन्हें अपनी बहू के शब्दों से हो रहा था। अरे यह सब तो मैं आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। आपका ही मन था केदारनाथ की यात्रा पर जाने का। अरे वरना मुझे क्या पड़ी थी आपसे काम करवाने की? तभी सुमन गुस्से में बोली, यह आंखें बड़ी बड़ी करके किसे दिखा रही हो? अभी तो थोड़ी देर पहले ही तुझसे हिला नहीं जा रहा था, अब मुझे आंखें दिखाने के लिए तेरे पास ताकत आ गई? और जो मैंने तेरे केदारनाथ की यात्रा जाने के चक्कर में इतने लोगों से एडवांस पेमेंट ले रखा है, उसे चुकाने के लिए क्या तेरे स्वर्गवासी पति ऊपर से आएंगे? ऐसा करते हैं, आप जो सोने की चैन पहने हुई हो वह मुझे दे दीजिए, मैं उसे बेचकर लोगों का पैसा चुका दूंगी और आपके केदारनाथ की यात्रा के लिए भी भेज दूंगी। और बेटा आगे की सारी बातें तो तुमने सुन ही ली थी। तभी पवन बोला, माँ क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं था? अरे मैं तो यमुना चाची जी से बात भी कर ली थी और आपके केदारनाथ की यात्रा के लिए मैंने टिकट ट्रैवलर्स को बोल दी थी। मैं उस दिन आपको यही तो बता रहा था, पर ना जाने क्यों बात बीच में ही कट गई। आज पवन अपनी माँ की इस हालत के लिए अपने आप को कोस रहा था। तभी इमरती जी बोली, बेटा तुम अपने आप को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती मेरी है। मैं जो बहू की बातों में आ गई, लेकिन बेटा तुम बहू से नाराज़ मत होना, मैं थोड़ी सी अनसमझ है, समय के साथ धीरे धीरे समझ जाएगी। तुम उसे प्यार से समझा देना, वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। सुमन का नाम सुनते ही पवन गुस्से से आग बबूला हो गया। नहीं माँ, यह औरत सुधरने वालों में से नहीं है, यह किसी की बहू और पत्नी बनने के लायक भी बिल्कुल नहीं है। इसने मेरी सुरग जैसे घर को नरक बना दिया। मैं आज ही इसके मायके वालों को फ़ोन करता हूँ कि इसे आके ले जाए, इस बदतमीज़ अपनी बेटी को। मैं इसका साया भी अपने बच्चों पर नहीं पड़ने दूंगा। इसके साइज में रहकर कल को मेरे बच्चे भी हमारे संग ऐसा ही करेंगे। मैंने अगर आज इसको सबक नहीं सिखाया तो ना जाने कितनी सुमन इसी तरह पैदा हो जाएंगी। पवन ने अपनी माँ की एक न सुनी और सुमन के घर वालों को सब कुछ बता दिया। तभी सुमन की माँ ने उसे फ़ोन पर बहुत डांटा और कहा, जिस औरत की उसके पति के घर में इज्जत नहीं होती, उसके लिए मायके के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमन फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, माँ मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, आप चिंता मत करो। आपकी बेटी इस घर में डोली में आई थी और अर्थी पर ही जाएगी। तभी सुमन अपनी माँ का फ़ोन रखते हुए इमरती जी के पैरों में जा गिरी और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। तभी बोली, माँ अपनी इस बहू को सुधरने का एक मौका दे दो। पता नहीं मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे जो मैं अपनी माँ समान सास के साथ ये सब कर बैठी, और पैसों का लालच मेरे अंदर इतना बढ़ गया था कि मुझे उसके आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माँ मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तभी इमरती जी अपने बेटे पवन से बोली, बेटा जब किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे सुधरने का एक मौका ज़रूर देना चाहिए। रिश्ता तोड़ने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन रिश्ते को निभाने में वर्षों बीत जाते हैं। अगर बहू फिर से कोई गलती करे तो तुम जो चाहो वो सज़ा उसे दे देना, लेकिन आज इसे एक मौका दे दे। तभी पवन ने सिर्फ अपनी माँ के कहने पर और अपने बच्चों का सोचते हुए सुमन को माफ़ कर दिया और सुमन को दूसरा मौका दिया। वह दिन है कि आज का दिन है। सुमन अपने सारे शौक मौज भूलकर
इमरती जी की दिन रात सेवा करती है और पवन जितना कमा कर लाता है उतने में ही अपने पूरे परिवार का घर खर्च चलाती है। सुमन की सेवा भाव और समर्पण से उनके परिवार में बहुत सारी खुशियां छा गईं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? जिस दिन हर बहू अपनी सास को माँ और सास हर बहू को अपनी बेटी मानने लग जाएगी, उस दिन सभी घर स्वर्ग बन जाएंगे। दोस्तों, इमरती जी ने अपनी बहू को माफ़ करके सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राम दोस्तों।